जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब हैं, ज़बरदस्त, जिंदाबाद हैं। और आशा है आप सभी की तैयारी, पढ़ाई बहुत अच्छी, बहुत शानदार वाली चल रही है। बाकी आप सभी बताइए, मैंने आपको एक सलाह दी थी कि सैटरडे और संडे आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, तो आपको एक रिवीजन करना है। जब से आपका सिलेबस शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक का आपको रिवीजन करना है। और केवल फिजिक्स का नहीं, सभी विषयों का करना है। ये एक रामबाण है चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने का। तो फटाफट से बताओ किसने वो रिवीजन किया, और मैं ये रिवीजन आपका चेक भी कर लूँ। जब से हमने शुरुआत की है फिजिक्स की, तब से लेकर अब तक मैं आपसे शुरू से लेकर अब तक के 3-4 क्वेश्चन पूछता हूँ, और देखेंगे कौन कौन उसका सही उत्तर करते हैं। पहला मेरा प्रश्न है आप सभी से कि बताइए, गति का पहला समीकरण बता दो। चलो, गति का प्रथम समीकरण। अब अगर आप टाइप नहीं करके दिखा पाएंगे तो मैं ऑप्शन दे देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए। ऑप्शन ए है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ऑप्शन बी है वी बराबर यू प्लस ए टी। और ऑप्शन सी है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2a। और ऑप्शन डी है वी स्क्वायर बराबर यू अपॉन 3a। बताओ कौन सा इनमें से करेक्ट होगा। उसके अलावा दूसरा मेरा आपसे प्रश्न है कि बताओ, जड़त्व कंसेप्ट की खोज किसने की? इनर्शिया की खोज किसने की? जड़त्व की खोज किसने की? इनर्शिया कंसेप्ट की डिस्कवरी, इन्वेंशन किसने की थी? तीसरा मेरा आपसे सवाल है कि बताइए, बल की परिभाषा कौन से नियम में मिलती है? बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, गति के कौन से नियम में मिलती है? ये आपसे प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का उत्तर लगभग सभी का ओके है। कपिल, शीतल, नेहा, पुनीत, हरीश, सरिता, दीक्षित भाई, सनम, पूनम, अमन भाई हैं, अंजलि है, मानसी है, मिस्टर विशाल हैं, रेशमा है, एमएच भाई है, मनीष है, निकिता, ज्योति, अभिषेक है। सभी का उत्तर लगभग लगभग परफेक्ट है पहले प्रश्न को लेकर। बाकी अगले प्रश्नों के बारे में बताइए। अरे सर, बारिश हो रही है। अच्छा, बारिश से परेशान है आप, इसलिए याद नहीं कर पाए। बारिश हो रही है, ठीक है यार, मैं आपका इंतजाम कर देता हूँ। तुरंत फोन लगाया जाएगा इंद्रदेव जी को। हेलो सर, नमस्ते। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इंद्रदेव जी बात कर रहे हैं जी। अरे सर, आपने एक भाई है हमारे, उनके यहाँ बहुत बारिश कर रखी है, वो पढ़ नहीं पा रहे, याद नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा बारिश बंद कर दो। अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक है सर। अच्छा, आज दोपहर तक तो पड़ेगी पड़ेगी। हाँ प्लीज़ फिर बंद कर देना। ठीक है सर, नमस्ते। ठीक है भाई, आज शाम तक बारिश बंद हो जाएगी, फिर तुम पढ़ लेना, कोई बात नहीं। पेपर में भी लिखाना कि मेरे यहाँ बारिश हो रही थी, मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया, नहीं पढ़ पाई। कैसे कैसे कलाकार लोग हो तुम। चलिए, तो ये आपका एकदम सही जवाब आया है। और जड़त्व को लेकर कुछ आंसर थोड़े थोड़े से गलत हैं, जिसमें न्यूटन जी को उन्होंने अपने दिल में, हृदय की गहराइयों में समा रखा है। लेकिन 99% के आंसर फिर भी ठीक है कि जड़त्व की खोज किसने की है? गैलीलियो साहब ने की है। उसके अलावा बल की जो परिभाषा है, यहाँ पर भी आप हल्की फुल्की मिस्टेक कर रहे हैं, जो रिवीजन ना होने का परिणाम है। और सबसे ज़्यादा गलतियाँ इस प्रश्न को लेकर हैं। कुछ पहला उत्तर कर रहे हैं, कुछ दूसरा, कुछ तीसरा। मेरे भाई, बल की जो परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स है, वो हमें फर्स्ट नियम से मिलती है। और अगर फॉर्मूले की बात करोगे, सूत्र की बात करोगे, तो फॉर्मूला जो है वो आपको थर्ड लॉ से मिलता है, तीसरे नियम से मिलता है। डेफिनेशन आपको पहले नियम से मिलती है, फॉर्मूला आपको तीसरे नियम से मिलता है, सूत्र आपको थर्ड लॉ से मिलता है। क्लियर है भाई? चलिए जी, तो अब शुरू करते हैं जहां से हमने फ्राइडे को अपनी कहानी को छोड़ा था। और फ्राइडे में हम लोगों ने एक नया चैप्टर शुरू किया जिसका नाम था वर्क, एनर्जी एंड पावर। हालांकि फ्राइडे आपके लिए 2 दिन पहले की बात है, तो बहुत पुरानी बातें हो जाती हैं। ये तो इतना याद रख पाना हमारे लिए असंभव है। सुबह की बात हम दोपहर तक भूल जाते हैं, 2 दिन पहले की कैसे याद रहेगी? कोई नहीं, मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने उसमें कार्य कंसेप्ट को शुरू किया था। फटाफट से रिवाइज करो। वर्क कंसेप्ट को शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि कार्य का फॉर्मूला क्या है, या तो एफ एस है या फिर एफ एस कॉस थीटा है। ये फॉर्मूला था। उसके बाद इसके मात्रक, विमा सब सीख लिए थे। और हम गए थे प्रकारों पे, टाइप पे।
तो प्रकारों में हमने देखा कि कार्य जो है वो 3 तरीके का होता है। कार्य को हमने 3 तरीके से बांटा था। पहला तरीका था जब थीटा आपका 0 डिग्री हो। 0 डिग्री का मतलब था कि जिधर बल लग रहा है उधर ही विस्थापन हो। इस स्थिति में कार्य धनात्मक आता था। और दूसरा हमने कार्य देखा कि जब थीटा 180 डिग्री हो, यानी कि विस्थापन इधर है लेकिन बल की दिशा इसकी विपरीत दिशा में है, तो इस स्थिति में कार्य नेगेटिव आता था। और तीसरे पर मैंने ये कहा था कि इसमें थोड़ा मुझे समय लगेगा, तो इसको हम लोग मंडे को शुरू करेंगे। तो जरा बताएंगे कि हाँ जी, यहाँ तक मुझे सब कुछ ओके है, क्लियर है, और आप तीसरा पॉइंट को शुरू कर सकते हैं। लेकिन भैया जी, तीसरे पॉइंट की शुरुआत वही करना जिनको पहले 2 पॉइंट क्लियर हों, उनको ही समझ में आ पाएगा। अगर आपके पास आपने रिवीजन नहीं किया, आप भूल गए कि हमने फ्राइडे को क्या पढ़ा था, तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि पहले आप उसको पढ़ो, अच्छे से याद करो, तभी आपको इसका तीसरा टाइप समझ में आएगा। अब अपनी सहमति दीजिए और मैं आपको चाय पी के दिखाऊं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। और सभी की सहमति है कि उनको सब कुछ याद है और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो तो भाई आगे बढ़ा जाए और कार्य के तीसरे प्रकार को हम लोग समझेंगे। तो यहां पर हेडिंग डली हुई थी कार्य के प्रकार। कार्य के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वर्क। और कार्य के प्रकारों में हमने देख लिए थे 2 तरह के कार्य, और अभी हम बात करेंगे तीसरे तरह के कार्य की। और आपकी तो वहां जगह बची हुई होगी, वहीं से लिखना शुरू करेंगे। तीसरे तरह का कार्य होता है कि जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच में कोण 90 डिग्री का होता है। यानी कि मान लेते हैं ये बल की दिशा है और ये विस्थापन की दिशा है, या आप ऐसे भी मान सकते हैं कि ये विस्थापन की दिशा है, ये बल की दिशा है, चाहे आप जैसे भी माने। ये विस्थापन की दिशा है, ये बल की दिशा है, और इनके बीच में लगने वाला जो कोण है, जो एंगल है, वो कितना है? 90 डिग्री है। अब देखो मेरे भाई, अगर आप कहें कि दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है, तो कार्य का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मतलब कॉस 90। अगर आपको नहीं याद है तो कॉस 90 की जो वैल्यू है वो 0 होती है। ये बिल्कुल रट लो, ये तो मैथ्स में भी आपको रटनी ही पड़ेगी। कॉस 90 की वैल्यू 0 है। अब देखो, इसकी वैल्यू चाहे जो भी हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, कुछ भी हो, दोनों की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 0 है और मल्टीप्लाई होगी तो भाई पूरा उत्तर ही क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। बोलो मैं सही कहता हूं कि अब आपका पूरा आंसर जो है, अब आपका पूरा उत्तर जो है वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, नील बटे सन्नाटा बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा जी, देखिए आगे। तो ये चलो, मुझे मैथमेटिकली तो बात समझ में आती है कि cos 90 0 होने से वर्क 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में कहां होगा कि यार मैं किसी वस्तु पर बल ऊपर लगा रहा हूं और विस्थापन ऐसे हो रहा हो। चलो आप ही मुझे कोई उदाहरण देके दिखा दो। ये चलो मैथ्स के हिसाब से तो मैंने समझ लिया कि cos 90 0 तो 0, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से का मतलब होता है फिजिकली फील करना, कि अपने सामने होते हुए ऐसा देखना। मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, कोई गणित थोड़े ना पढ़ रहा हूं। तो मुझे फिजिक्स में ये बताओ, ऐसा होता कहां है? आप बताओ कहां होता है। चलिए, आप नहीं बता पाओगे, मैं बताता हूं आपको। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको वहां समझ में आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया और मैंने कहा कि कुली, कुली जानते हैं सब आप? पोर्टर जो होते हैं, जो प्लेटफॉर्म पर आपका सामान ले जाने में आपकी हेल्प करते हैं और उसके बदले कुछ पैसे लेते हैं। कुली बोझा लेकर, कुली बोझा लेकर चल रहा है, कुली बोझा लेकर चल रहा है। उसके द्वारा, चलो इसमें मैं पार्ट बना लेता हूं, है ना। पोर्टर इज कैरिंग वेट, पोर्टर इज कैरिंग वेट। इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा पहला कि बताइए उसके द्वारा किया गया कार्य।
तो ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, जिसका उत्तर आपने दिया था 0। अब फिर से मैं एक बार इस सवाल को बता रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैं आपको जब समझा दूंगा तब मैं आपसे फिर इस सवाल को दोबारा पूछूंगा, फिर आप इसका उत्तर करना। वर्क डन बाय कुली, वर्क डन बाय पोर्टर। अब आप मुझे बताओ कि पोर्टर के द्वारा, कुली के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। देखिए जी साहब, ये है आपका कुली, ठीक है, पोर्टर, और ये अपने सर पे सामान लेकर चल रहा है। इसने अपने सर पे लाद लिया सामान, और भाई साहब इसने चलना शुरू कर दिया आगे, यहां से लेकर और यहां तक, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, इसका विस्थापन किस दिशा में है, इसका विस्थापन किस दिशा में है, इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है। तो आप कहोगे यार भैया चलिए इधर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, विस्थापन इसका इसी दिशा में है। इसको थोड़ा सा और मोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। इसका विस्थापन इस दिशा में है। अब मुझे बताओ, बड़े ध्यान से समझना, कुली ने सर पे वजन रखा तो बल किधर लग रहा है। अब बल कौन सा, क्योंकि आप कुली के द्वारा कार्य पूछ रहे हो, तो कुली किधर बल लगा रहा है। भाई कुली उस सामान पर आगे की तरफ ही तो बल लगा रहा है। कुली अपनी मांसपेशियों के बल को कहां लगा रहा है, तुम आगे की तरफ चलना चाहते हो तो तुम आगे की तरफ ही तो बल लगाओगे। तो कुली के द्वारा लगाया गया बल किस दिशा में है। भाई ये तो सामने की दिशा में ही है, ये तो इस दिशा में ही है कुली के द्वारा लगाया गया बल। कुली के द्वारा लगाए गए बल के नीचे मैं एफ कै लिख देता हूं। कै का मतलब कुली, कि इस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल है। अच्छा, इनके बीच में कोण कितना है बताना जरा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। देखो भाई, अगर आप जन्म जन्मांतर से पढ़े हुए गलत डाउट को निकालना चाहते हैं तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर आप आज भी यही पढ़ना चाहते हैं कि कुली के द्वारा किया गया कार्य 0, तो वो गलत है, और आप उसे अगर वही पढ़ते रहना चाहते हैं तो फिर मत समझिए। बट अगर आप सच में उसको क्लियर करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा। बताओ फटाफट से, इनके बीच में एंगल कितना है अभी। बहुत अच्छा उत्तर आप सभी का आने लग गया। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया भाई विजय भाई, शानदार। गति के दूसरे नियम से मिलता है फॉर्मूला, मैंने यही तो बताया होगा, कुछ मैंने मिस्टेक कर दी है। अच्छा सॉरी, फॉर्मूला जो है दूसरे नियम से मिलता है, सॉरी वो गलती से लिख गया, कोई बात नहीं यार। सेकंड, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो इसके बारे में बताओ, एंगल कितना है अभी। भाई वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है दोस्त, आपकी तरफ से ही कोई इशू रहा होगा, बिल्कुल यहाँ से वॉइस परफेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया बात है। कर दो, शेल कर सकते हो तो। यहाँ से एंगल बिल्कुल सही बात है कि कैसा बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एंगल कैसा बनेगा, 0 डिग्री। अरे भाई जब दोनों चीजें एक ही दिशा में होती हैं तो एंगल बनता है 0 डिग्री। और भाई जब एंगल 0 डिग्री है तो मुझे बताओ कार्य कैसा होता है। पहले दिन का याद करो, परसों का याद करो, तो कार्य होता है पॉजिटिव, कार्य धनात्मक होता है। तो कुली के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब है उसकी कुछ वैल्यू होगी, रख दो मैं डालूंगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी। भाई 20 हो, 50 हो, 30 हो, कुछ भी हो, तो कुली के द्वारा किया गया कार्य 0 नहीं होगा। कुली के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ठीक है भाई साहब। अब देखिए, अरे लेकिन आपके सीने में दर्द हो जाएगा, भैया मैंने तो ये पढ़ा था कि कार्य 0 होता है। अरे महाराज सुनो, फिर से उस किताब के उस पन्ने को पढ़ना, और उसमें आपसे एक दूसरी बात पूछी गई होगी यहां के बाद कि कुली बोझा लेकर चल रहा है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो भाई साहब अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी आप निकालोगे, देखो ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, हमारा वजन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे की ओर खींचे रखता है, क्योंकि हमारे अंदर वजन है, तो वजन को नीचे खींचता है। मतलब ग्रेविटी का जो बल है, गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, वो कहां लगता है भाई, वो तो नीचे लगता है ना। इसको तो मैं अब उठा देता हूं यहां ऊपर। ग्रेविटी का फोर्स कहां लगता है, नीचे। ये किसका फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का बल
तो इसके बीच में एंगल कितना है भाई 90 डिग्री, और 90 डिग्री एंगल है तो वर्क कैसा हो जाएगा, शून्य। तो महाराज जी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, कुली के द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। कुली के द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। एक बड़ी सिंपल सी बात सोचने की है, अगर कुली के द्वारा किया गया कार्य शून्य है तो लोग कुली को पैसे क्यों देते आ रहे हैं? आप सामान उससे ढुलवा लो और लास्ट में जाके कह दो कि भाई तूने कार्य नहीं किया, भाई सब सामान को तुम्हारे सर पे पटक के मार देगा। लेकिन अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तुमसे आके पैसे मांगे, कुली ने पैसे ले लिए, गुरुत्वाकर्षण कहे हाँ जी मैंने काम किया है पैसे दो, तुम कहोगे ओ भैया कुली को दे चुका हूं एक बार में, अब तुम्हें नहीं दूंगा कुछ भी। तो असल में गुरुत्वाकर्षण तुम्हें कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है आगे ले जाने में। जो बल तुम्हें आगे ले जाने में सपोर्ट करेगा उसी के द्वारा कार्य पॉजिटिव होगा, जो तुम्हें सपोर्ट ही नहीं कर रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो हो जाएगा। बताओ एक बार थम्स अप करो कि अब मुझे बात समझ में आ गई कि इस सवाल में कैसे उत्तर करना है। देखो आपके स्तर पे फिर भी शायद इतने गहरे सवाल ना पूछे जाए, लेकिन रेलवे के स्तर पे वो इन्हीं चीजों में आपको फंसाता है। पूछेगा कुली बोझा लेकर चल रहा है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य, तो पहला ऑप्शन ही होगा जीरो, तुम तुरंत जीरो लगा दोगे। जो सॉरी कुली के द्वारा किया गया कार्य ऑप्शन होगा जीरो, तुम जीरो लगा दोगे। नहीं, कुली के द्वारा कार्य जीरो नहीं होता है। अब सुनो, इसमें अगर कोई आपको धक्का देना शुरू कर दे, अगर कोई आपको धक्का देना शुरू कर दे, पीछे की दिशा में धक्का देना शुरू कर दे, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? देखो आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपको पीछे धक्का लग रहा है, थीटा 180 डिग्री हो गया और कार्य कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मैं ये पूछता हूं यार थीटा से सोचते ही क्यों हो तुम सिंपल सोचो ना भाई। तुम आगे जाना चाहते हो, अपनी मांसपेशियों का बल तुम आगे ही लगा रहे हो तो कार्य प्लस में है। तुम्हें कोई पीछे धक्का दे रहा है, तुम आगे जाना चाह रहे हो तो तुम्हें उल्टा धकेल रहा है, मतलब कार्य माइनस में है। और जो ना तुम्हें आगे धक्का दे रहा ना पीछे धक्का दे रहा, भाई ये तो नीचे खींच रहा है ना, नीचे का मतलब आगे पीछे तो नहीं है। तो जो ना तुम्हें आगे धक्का दे रहा ना पीछे धक्का दे रहा, उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो है, बस बात खत्म। कौन एंगल से सोचना ही क्यों है, बिल्कुल सिंपल सोचो। बताओ भैया एक बार कि हाँ ये बात मुझे समझ में आ गई है, तो फिर मैं आपको अगली चीज पर लेकर चलूं। फटाफट से एक बार थम्स अप करिए। ठीक है, अब सुनो एक सवाल अगला। एक क्वेश्चन आता है कि बताओ चलती कार पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य, बताओ इसका उत्तर क्या होगा? गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन ऑन ए कार, वर्क डन ऑन ए कार बाय ग्रेविटी, वर्क डन ऑन ए कार बाय ग्रेविटी। चलती कार पर गुरुत्व के द्वारा कितना कार्य होगा? चलती कार पर गुरुत्व के द्वारा कितना कार्य होगा, बता दो फटाफट से। इस सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। ब्लैक, अरे बोर्ड ब्लैक करने से और दिक्कत होगी आपको, ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है, आपकी आंखों पे ज्यादा परेशानी नहीं होती है, फिर बच्चों को समस्या होने लगती है। जनरल साइंस में कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं ना। जितना आपको कराया जा रहा है, जिन एग्जाम्स के लिए आपने ये बैच लिया है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप निश्चिंत रहो, बिल्कुल इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अब देखिए, अब आपसे पूछा है कि कार चल रही है तो ग्रेविटी की वजह से कितना कार्य होगा। भाई कार चल रही है, मान लो ये आपकी कार है, ठीक है, ऐसे और बना लेते हैं, ये इस डायरेक्शन में चल रही है, विस्थापन इसका इधर है, ग्रेविटी हमेशा नीचे फोर्स लगाती है, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ खींचेगी, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री, तो कार्य हमेशा कितना हो जाएगा, जीरो। तो सीधे चलती हुई चीजों पर, ऐसे चलती हुई चीजों पर ग्रेविटी की वजह से कार्य जीरो होगा। सीधे चलती हुई चीजों पर ग्रेविटी की वजह से कार्य जीरो होगा, क्योंकि ग्रेविटी ना उसे आगे धक्का दे रही है ना उसे पीछे धक्का दे रही है। बड़ी सिंपल सी बात है, आप आगे चलना चाहते हो, जो फोर्स आपको आगे चला रहे हैं उनके द्वारा किया गया कार्य प्लस में होगा, जो फोर्स आपको पीछे खींच रहे हैं उनके द्वारा किया गया कार्य माइनस में होगा, जो ना आगे खींच रहे ना पीछे खींच रहे नीचे खींच रहे हैं उनके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। अब सुनो एक सवाल और सुनो। चलती कार पर पहला पॉइंट इसमें मान लेते हैं कि चलो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, वर्क डन बाय
ग्रेविटी। नंबर 2 मैं पूछता हूं घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। चलती कार पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। आज आपको एक बेहतर समझ बन जाएगी कार्य की, अब आप रटोगे नहीं कभी भी। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो आप बिल्कुल सिंपल ये सोचो यार, देखो कार आगे चल रही है तो फ्रिक्शन तो क्या होता है, घर्षण हम आगे पढ़ेंगे, हालांकि अभी आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा होगा। फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण होता है हमेशा पीछे की तरफ लगने वाला बल, गति की विपरीत दिशा में लगने वाला बल। तो वो हमेशा गति को विरोध करता है, वो हमेशा रोकता है चीजों को। तो अगर कोई आपको रोक रहा है तो बगैर एंगल उंगल सोचे आप क्या ये नहीं कह सकते कि यार अगर रोक रहा है तो कार्य निगेटिव होगा। भैया मुझे तो कोण से समझाओ, कोण से, ले भैया समझ लो कोण से। ये है आपका टायर, कार ऐसे चल रही है तो फ्रिक्शन का फोर्स ऐसे लगेगा, ये फ्रिक्शन का फोर्स हो गया। फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों विपरीत दिशाओं में है, एक ऐसे है एक ऐसे है। ये ना सोचना कि जब इनकी नोक से नोक मिलेगी तभी कोण बनेगा, नहीं, ये तो केवल दिशा बता रहा है। ये ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, और कॉस 180 कितना होता है -1, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बस जरा बताइए सेकंड पॉइंट समझ आया, यस और नो? फिर हम आगे चलें। और चीज मैं आपसे एक पूछूं, अगर समझ में आ गया है तो आंसर करना, ऐसे लिख के करना 3, ताकि मुझे पता रहे कि आप नंबर 3 का आंसर कर रहे हो, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन मैंने पूछा कि बताओ हवा द्वारा किया गया कार्य, हवा द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय एयर, वर्क डन बाय एयर, हवा के द्वारा कितना कार्य होगा बताओ। इसको कर दिया मैंने बिल्लू। नंबर 3 लिख के उत्तर करना ताकि मुझे पता रहे। अगर आपने इसका उत्तर कर दिया तो मैं मान जाऊंगा हाँ सब कुछ क्लियर है। मैं आज पहली बार क्लास ले रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ रहा है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया भाई रोहित। अगर आपको बीच क्लास में भी अच्छा समझ आ रहा है बड़ी अच्छी बात है। बाकी मेरी एडवाइस रहेगी आप शुरू से क्लास लें तो अच्छा रहेगा। चलो नंबर 3 लिख के करना इसका उत्तर कि क्या होगा, हवा के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा। सिर्फ इतना सोचो कि यार हवा तुम्हें, कार आगे चल रही है, हवा तुम्हें रोक रही है, मतलब तुम्हारी विपरीत दिशा में धक्का दे रही है, नीचे धक्का दे रही है, कैसे धक्का दे रही है बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, नीतीश भाई का सबसे पहला उत्तर मुझे मिला है, वेरी गुड। बिल्कुल हो जाएगा भाई, इससे IGIB जो भी आप बोल रहे हैं बिल्कुल हो जाएगा। बहुत अच्छा उत्तर है सभी का, नंबर 3 पॉइंट को लेकर है। सिर्फ आप ये सोचें कि भाई कार चल रही है आगे, हवा कहाँ लगेगी, हवा हमेशा आपको रोकने का काम करती है। देखो कभी आप तेज तेज साइकिल चला रहे होंगे तो रुकी हुई हवा भी फिर विपरीत दिशा में महसूस होती है आपको। ऐसे ही जब आप बहुत तेज कार चला रहे होते हैं तो हवा उसके हमेशा विपरीत दिशा में लगती है। और सिर्फ इतना सोचो यार, विपरीत दिशा में लग रही है तो मुझे रोकने की कोशिश कर रही है, और रोकने की कोशिश कर रही है तो बल कैसा लगेगा, कार्य कैसा होगा, कार्य निगेटिव होगा। आज मेरा बर्थडे है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। और मेरी तो हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना होती है आप सभी के लिए कि आप अपना अगला जन्मदिन, अगला बर्थडे अपनी वर्दी में सेलिब्रेट कर रहे हों, अपने उस सपनों की नौकरी की टेबल पे बैठे हुए सेलिब्रेट कर रहे हों, अपने सभी, चाहे ट्रेनिंग में हों चाहे आप नौकरी करते समय उन दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हों। ईश्वर से यही कामना होती है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क का कंसेप्ट। अब देखो, एक तो जीरो वर्क एंगल की वजह से हो सकता है, एक वर्क जीरो कब हो सकता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक चक्कर पूरा करने में कार्य, एक चक्कर पूरा करने में कार्य, वर्क डन, वर्क डन इन कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो चक्कर का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, चक्कर का मतलब ये नहीं होता कि गोल घूमना, चक्कर का मतलब तो होता है तो भाई कि वस्तु जहां से चली वहीं आ जाए। तो अब मुझे बताओ, अगर एक वस्तु किसी तरह का चक्कर मान लो, चाहे आप ये कहो कोई वस्तु गोल घूम रही है, यहां से चली यहीं आ गई, या आप कहो एक पेंडुलम है वो यहां से चला और फिर यहीं आ गया, या आप कहो एक दीवार पर एक कीड़ा चढ़ता है, इंसेक्ट चढ़ता है, वो यहां चढ़ता है और फिर उतर के यहां आ जाता है, तो ये सब चक्कर हैं। आप झूला झूल रहे हैं, आप ऐसे गए फिर यहीं आ गए। तो एक चक्कर में हमेशा कितना
विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए जब आप जहां से चले वहीं से आए तो विस्थापन आपका क्या हो जाता है, प्रत्येक चक्कर के लिए विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका नील बटे सन्नाटा हो जाता है, यानी कि ये 0 हो जाता है। और वर्क का फॉर्मूला क्या है भाई, कार्य का सूत्र है एफ एस कॉस थीटा। अब चाहे एफ की वैल्यू कुछ भी हो, कॉस थीटा कुछ भी हो, अगर यही चीज 0 है तो वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। भाई इसकी वैल्यू कुछ भी हो, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन जब 0 में गुणा होगी तो उत्तर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी गोल घूमती हुई वस्तु के लिए या पूरा एक चक्कर लगाने वाली वस्तु के लिए कार्य 0 होगा। अब इस सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा कि बताओ पृथ्वी एक चक्कर लगाती है सूर्य का, उसके द्वारा किया गया कार्य, या अपकेंद्रीय बल में किया गया कार्य। तो अपकेंद्रीय बल हमेशा गोल घूमने वाली वस्तुओं पर लगता है, तो उनके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। ठीक है, तो एक बार सभी थम्स अप करिए कि ठीक है। इस तरह के प्रश्न को भी हम समझ लेंगे कि पूरा चक्कर वाले जितने भी सवाल होंगे सभी में वर्क डन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सवाल आएगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति पार्क के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनके द्वारा किया गया कार्य है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि वर्क डन उनके द्वारा कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। तो ये बात मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ गई, एकदम क्लियर ये बात हो चुकी है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो अगर इतना आपने अच्छे से समझ लिया, हर तरह के वर्क को समझ लिया, तो हम इस चैप्टर के अगले कंसेप्ट पर चलेंगे जिसका नाम है ऊर्जा। तो चैप्टर का अगला टॉपिक है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। और ये बात हमें यहाँ समझनी है कि अगर कार्य और ऊर्जा को एक साथ रखा गया है तो जरूर इनका आपस में कोई संबंध है, उसी तरीके से हमें इनको पढ़ के चलना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी बुक्स देखी जिनमें पहले पेज पे ऊर्जा है, 100वें पेज पे कार्य दे रखा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पहले आप ऊर्जा को पढ़ लें फिर कार्य को पढ़ लें, मतलब आप संबंध के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, रिलेटिंग मेथड के साथ नहीं पढ़ रहे। सुनिए ऊर्जा क्या होती है। देखो भाई, आप काम करें सारा दिन, आपको एक थकान हो जाएगी। थकान होने के बाद फिर आप दोबारा काम करने की स्थिति में कब आ सकते हैं, जब आप दोबारा से खाना खा लें। एक बाइक है, उसमें कुछ निश्चित मात्रा में ईंधन है, पेट्रोल है, आप उसे चलाते रहें, वो बंद हो जाएगी एक समय जाके, फिर दोबारा चलने की स्थिति में कब आएगी, जब आप उसमें पेट्रोल डाल दें। इसका अर्थ क्या है, मैं खाना खा रहा हूं, मेरे अंदर एक ऊर्जा आ गई, मेरे शरीर के अंदर एक एनर्जी आ गई निश्चित मात्रा में। जब वो एनर्जी पूरी यूज हो गई तो फिर मेरे शरीर ने दोबारा डिमांड की। तो जो एनर्जी है वो किस में इस्तेमाल हो रही है, एनर्जी कार्य करने में ही इस्तेमाल हो रही है। और गहराई में चलिए, अगर वस्तु के पास ये इकट्ठी फॉर्म में है तो ये एनर्जी है। एक चीज है कुछ भी जो इकट्ठी फॉर्म में है, क्षमता है, कोई काम करने की क्षमता है, मान लो अगर वो इकट्ठी फॉर्म में है तो मैं उसको ऊर्जा कह रहा हूं, और अगर मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया तो मैं उसको कार्य कह रहा हूं, वर्क कह रहा हूं। तो कहने का मतलब है ऊर्जा कुछ अलग नहीं है, ऊर्जा कुछ भी अलग नहीं है, ऊर्जा सिर्फ कार्य का ही एक रूप है। तो किसी भी मशीन या किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति में अगर कार्य करने की क्षमता है तो मैं कह सकता हूं ये ऊर्जावान है, एनर्जेटिक है। तो ऊर्जा कुछ अलग नहीं है, ऊर्जा केवल एक पहचान है कि हाँ ये कार्य कर सकता है या ये कार्य नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उसके अंदर ऊर्जा है तो कुछ अलग है, नहीं, सिर्फ वो कार्य कर सकता है, इतनी सी बात है। तो लिखिए ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है कि भाई कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। अगर कोई वस्तु या कोई मशीन कार्य कर सकती है तो उसके अंदर ऊर्जा है, यानी कि एबिलिटी टू वर्क डन। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है भैया जी, इसका सूत्र क्या होता है। देखिए सूत्र निर्भर करता है कि आप किस तरह की एनर्जी को पढ़ रहे हैं। गतिज ऊर्जा के लिए अलग सूत्र है, स्थितिज ऊर्जा के लिए अलग सूत्र है, यांत्रिक ऊर्जा के लिए अलग सूत्र है, ऊष्मीय ऊर्जा के लिए अलग सूत्र है, नाभिकीय ऊर्जा के लिए अलग सूत्र है, केमिकल रासायनिक ऊर्जा के लिए अलग सूत्र है। ऊर्जा के प्रकार पर निर्भर करेगा कि किस तरह का उसका सूत्र होना है। लेकिन
इसका मात्रक सभी तरह की ऊर्जाओं का समान रहेगा। मात्रक में फिक्स कर देता हूं हर एक तरह की ऊर्जा के लिए, सबके लिए एक जैसा है। और वो किसके जैसा है? देखो, जब ऊर्जा कार्य का ही एक रूप है तो इसका मात्रक भी किसका हो जाएगा? कार्य के जैसा। तुम कहोगे भैया आपने ऐसे क्यों लिखा यार, लिख ही दो ना इसका मात्रक क्या है। नहीं, पेपर में सवाल ही ऐसे पूछा जाता है कि बताओ निम्न में से किसका मात्रक कार्य के जैसा है? ऊर्जा, शक्ति, बल, त्वरण, एनर्जी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास। आप कहोगे भैया ऊर्जा और कार्य के मात्रक एक जैसे होते हैं। ऊर्जा और कार्य के मात्रक एक जैसे होते हैं। अब होते क्या हैं, चलो इनको भी लिख लो। देखो, आपको याद हो तो पहला मात्रक हम लोगों ने सूत्र से देखा था, फॉर्मूले से देखा था। और फॉर्मूले से वो मात्रक था, सदियों पुरानी बात है, प्राचीन काल की बातें हैं, न्यूटन मीटर। आपको याद हो तो, नहीं तो कॉपी के पन्ने पलट लो अगर कॉपी बनाई हो तो। उसके बाद एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक हमने पढ़ा इसका जूल, ठीक। और तीसरा हमने सीजीएस मात्रक इसका पढ़ा था अर्ग, सीजीएस मात्रक अर्ग। और साथ ही हमने एक रिलेशन भी देखा था कि एक जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये रिलेशन भी एक हमने देखा था। तो जो संबंध कार्य के लिए थे वैसे ही संबंध ऊर्जा के लिए भी हैं। इसका मात्रक, इसकी विमा, सब कुछ हमने देखी थी। इसकी विमा क्या थी, इसकी डायमेंशन क्या थी? तो इसकी डायमेंशन हुआ करती थी बिल्कुल कार्य के ही जैसी। मैं फिर से यही चीज लिखूंगा कि इसकी डायमेंशन कैसी होती थी? कार्य के जैसी। थोड़ा सा छोटा करके ताकि इस जगह में सेट हो जाए। क्या हुआ करती थी? तो आप एक बार पन्ने पलटना, ml/t-2। भैया ये कैसी राशि है? भाई साहब मैंने कहा इस चैप्टर का नाम याद रखो, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इस चैप्टर की तीनों राशियां अदिश राशियां हैं। कार्य एक अदिश राशि है, ये सब कुछ कार्य के जैसी है। तो ये भी महाराज जी एक कैसी राशि बनेगी? अदिश राशि बनेगी, स्केलर क्वांटिटी बनेगी। कोई भी ऊर्जा सही, चाहे वो गतिज हो, चाहे वो स्थितिज हो, चाहे वो ऊष्मीय हो, रासायनिक हो, सौर ऊर्जा हो, सभी तरह की ऊर्जाओं की मात्रक, विमा और अदिश या सदिश सब एक जैसा होता है। ठीक है। पार्क का पैदल चक्कर लगा रहे हैं तो कार्य जीरो कैसे है? देखो, वो चूंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, आपका विस्थापन जीरो है। ऐसे मत करिए कि यार भैया मेरी तो मांसपेशियों की एनर्जी कंज्यूम हुई है। वो किसी अलग चीज में हम पढ़ लेते हैं फिजिक्स की भाषा में। आप ये ना समझें कि यार मैं तो थक जाऊंगा फिर मेरा कार्य जीरो कैसे। वो एक अलग टर्म है सिर्फ समझने के लिए, उसको उस चीज से मत रिलेट करिएगा। इससे आरआरबी टेक्नीशियन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरआरबी टेक्नीशियन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। चलो भाई, ये क्लियर है सभी को? बीएसएफ ट्रेड्समैन का पेपर किस बच्चे को देना चाहिए? मैं समझा नहीं एस्पिरेंट भाई आपकी बात को। किस बच्चे का मतलब? देखो, जिसे नौकरी लेनी है, जिसे एक सरकारी नौकरी की चाह है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको देना चाहिए। बाकी आप पर्टिकुलर पूछिए कि क्या योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं, उम्र के बारे में बात कर रहे हैं, आप हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पूछिए। ठीक है, यहां तक सब कुछ ओके है? चलिए भाई, तो ये मुझे पता लग गया कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब सुनो, आगे अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी वस्तु के पास ऊर्जा है या नहीं है, तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि यह वस्तु कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। अब कार्य करने की पहचान क्या है? तो साहब, कार्य करने की पहचान है कि वस्तु पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा है और उससे उसमें विस्थापन आ रहा है तो ठीक है, उस वस्तु के पास एक ऊर्जा है, एनर्जी है। ये एक पहचान हो जाएगी ऊर्जा की कि उस वस्तु के पास ऊर्जा है या नहीं है। ठीक है जी। चलिए, तो आगे हम टाइप पढ़ते हैं कि ऊर्जा के प्रकार। एक फ्रेश हेडिंग आप लोग डालेंगे, ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब देखो, यूं तो तमाम तरह की ऊर्जाएं हैं, लेकिन हमें दो ही तरह की ऊर्जाएं पढ़नी है। पहली ऊर्जा पढ़नी है गतिज ऊर्जा और दूसरी पढ़नी है स्थितिज ऊर्जा। केवल हमारे सिलेबस में यही है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, समझिए। और सिंपल सी डेफिनेशन, गतिमान वस्तु के पास गतिज ऊर्जा होती है। अच्छा चलो, पहले हम ये देखें, कोई वस्तु गति कर रही है, एक बॉल है वो लुढ़क रही है। पहले हम ये बात ढूंढने से पहले कि कौन सी ऊर्जा है, ये देखें क्या इसके पास ऊर्जा है।
तो मैंने कहा कि ऊर्जा उसके पास होगी जो कार्य कर सकती है, और कार्य की पहचान है कि बल लगने से विस्थापन होना चाहिए। तो हमने बल लगाया, धक्का दिया, उसमें विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब ऊर्जा है। अब चूंकि गति में है तो गतिज ऊर्जा होगी। तो बहुत सिंपल है, गतिज ऊर्जा को समझना बड़ा आसान है। हर उस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा है कि जिसके अंदर गति है, मोशन है। तो आप कहेंगे कि गति के कारण ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा, द मोशन, द एनर्जी ड्यू टू मोशन, द एनर्जी ड्यू टू मोशन, गति के कारण ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए ठीक है, ये बात मुझे बढ़िया तरह से समझ में आ जाती है। अब आपसे अगला सवाल होगा, इसके x बताओ x। तो भैया इसके x होंगे, पहला x, कोई भी गतिमान वस्तु आप उठा लो भाई, चलती कार उठा लो, चलती बॉल उठा लो, चलती कार, ठीक है, मूविंग कार, मूविंग कार, चलती हुई बॉल उठा लो, या लुढ़कती हुई लिखो, बॉल को लिखना है तो लुढ़कती बॉल, लुढ़कती बॉल यानी कि रोलिंग बॉल, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल उठा लो आप, कोई भी जो चीज चक्कर लगा रही है, हर वस्तु के पास ऊर्जा है, ठीक है। ऐसे मत बोलो, आवाज बदल कर बोला करो, अच्छा लगता है। अबे तुम, आवाज बदल के बोलूंगा, मेरी आवाज परमानेंट वैसी हो जाएगी। ये बबलू डब्लू और वो साउथ वाली आवाज या लड़कियों वाली आवाज, ऐसी आवाज हो जाएगी भाई, पतली पतली सी आवाज, नॉर्मल रहने दो। तो गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। भैया जी समझ में आ गया हो, नोट हो गया हो तो थम्स अप करो। फिर हम इसके सूत्र की तरफ चलेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है, और सूत्र को हम कहीं चोरी छुप के यहां लिख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा? अब देखो, इसकी परिभाषा हो गई, राशि कैसी है, अदिश सदिश वो समझ लिया, मात्रक कैसा है वो समझ लिया, विमा कैसी है वो समझ लिया। वो तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया था, वो हमने पीछे अच्छे से समझ लिया था, सभी राशियों के लिए वही था। अच्छा, सूत्र का क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, अगर कोई वस्तु, मैं इसमें थोड़ी जगह बना लेता हूं पहले, ऐसे, अगर मान के चलिए कोई बॉल है, जैसे हमने कहा लुढ़कती बॉल, ये मेरे पास एक बॉल है, ये एक बॉल है, मान लो इसका द्रव्यमान जो है वो m है, मतलब इसका किलोग्राम में जो मास है वो m है। हम ऐसे 1 2 3 यहां नहीं लिखते, मैं 1 लिखूंगा तुम कहोगे 2 क्यों नहीं लिखा, मैं 2 कहूंगा तुम कहोगे 3 क्यों नहीं लिखा, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि m है। और ये जिस वेग से लुढ़क रही है, इसका जो वेग है, इसकी जो वेलोसिटी है, मान लो वो है v। तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र जो होता जे 1/2 mv² होता। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता? 1/2 mv² होता जी। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र कहलाता। ये समझ आता। अब देखिए, गतिज ऊर्जा का एक और सूत्र होता, दूसरा सूत्र क्या होता? काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। ये कहाँ से आता? इसी से आता। इतना ज़्यादा नहीं सोचना हमें कि कैसे आता, बस ये सोचना कि इसी से आता। इसमें p क्या होता? तो भैया जी p होता संवेग, जिसको हम पीछे पढ़ चुका है जी, मोमेंटम, जिसको हम पीछे पढ़ चुका है। सवाल कैसे आता अभी मैं आपको बताता। देखिए, एक तो सीधा सवाल आएगा कि बताइए निम्न में से कौन गतिज ऊर्जा का सही सूत्र है, पहली चीज। दूसरा, कैसे घुमा के सवाल पूछा जा सकता है, कैसे एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, वो अभी मैं बताऊंगा। पहले आप नोट करने और समझने के लिए थम्स अप कर दीजिए फटाफट से। बिल्कुल सही बात है विजय भाई, चलती हुई किसी भी वस्तु में गतिज ऊर्जा होगी ही होगी। बाकी अभी आपको और थोड़ा सा आगे क्लियर होगा जब हम स्थितिज ऊर्जा को पढ़ेंगे। मैं फ्रेशर हूं, तैयारी कैसे करूं? देखिए साथी, तैयारी का मुझे जो लगा, मैंने लगभग 6 वर्ष तैयारी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। असल में मेरे जो एग्ज़ाम थे जिनकी मैं तैयारी करता था, उनमें वैकेंसी बड़ी ही कम होती हैं। चूँकि मैं सब डिविजनल ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल की तैयारी में करता था, तो उसमें वैकेंसियों में 4 4 5 5 6 6 वैकेंसी ऐसे आती हैं। हार्ट टू हार्ट 11 आ गई। मतलब आप यूँ मानिए कि मैंने 6 वर्षों में सारी वैकेंसीज़ को मिलाकर भी
तकरीबन तकरीबन टोटल 2000 वैकेंसीज पे ज़्यादा से आज तक पेपर नहीं दिया, सारी वैकेंसीज को मिला दिया जाए तो मैंने अपने 6 वर्षों के अनुभव में जब गलतियां की, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था और उसके बाद मुझे कुछ अपनी गलतियां पता लगी, तब मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं सिलेक्शन का भौकाल नहीं जमा रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी बात को बताने की वजह बता रहा हूं कि मैं क्यों उस बात को बता रहा हूं, किस लॉजिक के साथ बता रहा हूं। तो मुझे लगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को कॉम्पीट करना चाहते हैं, चाहे वो आईएएस लेवल का ही क्यों ना सही, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप फाइट करें तो कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत आपको होती है और यही चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए। यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। हम कंसेप्ट क्लियर करने की बजाय चीज़ों को रटते हैं। चीज़ों को रटने के साथ साथ हम सोचते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उनको रट जाएं, उनसे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ कि जिन बच्चों ने शुरुआत में तैयारी की होगी 100% उन्होंने यही कोशिश की होगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट जाएं, वही पेपर में आ जाएंगे, उन्हीं से हो जाएगा, लेकिन हवा भी नहीं लगती है। फिर हम किताबें उठाते हैं, रटना शुरू कर देते हैं, या टीचर ने कुछ भी पढ़ाया रटना शुरू करते हैं, किसी और के नोट से पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई मतलब ही नहीं है इन बातों का। पहली बार तो आपको एक टीचर के साथ जुड़कर, जिन पर आपको भरोसा है कि वो इस सब्जेक्ट के महारथी हैं, उनके साथ जुड़कर उस विषय को अच्छे से सीखना पड़ेगा। इन शॉर्ट में नहीं, अच्छे से सीखना पड़ेगा। जब आप कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तब जरूरत पड़ती है आपकी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में शामिल हो सकते हैं आरडब्ल्यूए के प्रैक्टिस सेट, बुक के क्वेश्चन शामिल हो सकते हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल हो सकते हैं। जब आप ये कर लेते हैं तो फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत होती है। मॉक टेस्ट में आपको नए सवाल मिलते हैं, यहाँ से आपको सवालों को सीखना है। यहाँ से हम वो गलतियां करने से बचते हैं जिन गलतियों को असल में सभी लोग कर रहे होते हैं। मॉक टेस्ट देखो, हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हम टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। मॉक टेस्ट हमें टाइम का मैनेजमेंट सिखाता है, स्पीड सिखाता है, एक्यूरेसी सिखाता है। तो मतलब जिन गुणों की जरूरत होती है ना, वो अलग अलग आयामों से आते हैं। फिर एक सबसे बड़ी जरूरत होती है हमारी, मुझे जो सबसे महान कमी सभी की लगती है, अपनी भी लगी, कि हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें हमें याद नहीं हैं। बस मैंने आज एक सवाल सॉल्व कर लिया तो मैंने समझ लिया मुझे आ गया, जबकि मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि यार मैंने आज सॉल्व किया है, अगर मैं इस पर दोबारा ध्यान नहीं दूंगा तो 12, 14, 20 घंटे में भूल जाऊंगा। तो सबसे महान जो जरूरत लगती है मुझे, वो लगती है रिवीजन की। रिवीजन 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 और रिवीजन जितना कर सको, जब तक ये चीज़ें आपको सारी याद ना हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ ज़रूरत नहीं लगती है। एक सिंगल जरूरत मुझे कुछ नहीं लगती है। आप चाहे कितने भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाइए, और अगर तुम इनमें से एक भी कम कर रहे हो तो कैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे वहां कंपटीशन कम हो या ज्यादा हो, तुम क्रैक नहीं कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपका व्यक्तिगत मानना क्या है वो एक अलग चीज है। चलिए, तो हमने कह दिया कि भाई गति के कारण जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है। अब देखिए गतिज ऊर्जा से सवाल कैसे बनते हैं। सवाल आएगा कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का वेग यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाए, तब उसकी गतिज ऊर्जा। देखो, इस सवाल के ऑप्शन भी गुना गुने में रहेंगे कि 2 गुनी, 4 गुनी, 6 गुनी, 8 गुनी, इस तरह से गुना गुने में इसके ऑप्शन होंगे। इंग्लिश वाले लिखेंगे इफ द वेलोसिटी इज डबल्ड, if the velocity is doubled then काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। इसके ऑप्शन भी गुना गुने में रहेंगे। एक बात को बिल्कुल गांठ बांध लेना कि गुना गुनी वाले सवालों में कैसे सॉल्व करना है। देखिए, आपको दिया कि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, वेग को हम v से दिखाते हैं, इसको 2 गुना कर रहा है, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वो पूछ रहा है। इन दोनों के अलावा सवाल में किसी भी चीज की बात उसने नहीं कही है। ठीक है, तो हम लगाएंगे गतिज ऊर्जा का वो सूत्र जिसमें v आता हो। मेरे पास गतिज ऊर्जा का ये सूत्र है जिसमें v आ रहा है, और देखिए सवाल में केवल हमसे गतिज ऊर्जा और v की बात कही जा रही है, तो मैं सिर्फ इन दोनों चीजों को पकड़ूंगा, बाकी सबको छोड़ दूंगा। मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कह रहा हूं इस बात को बिल्कुल रट्टा मार दो। इस चक्कर में पड़ोगे कि यार क्यों नहीं है, तो फिर वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है उसका, पेपर में इतना समय होता भी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पेपर में गुनागुनी वाले सवालों में जो चीज दी जाए उनसे मतलब रखो बस। तो किससे मतलब रख रहा है? गतिज ऊर्जा और वेग। बस मेरे लिए फॉर्मूला अब ये है, अगर मैं वेग को 2 गुना कर रहा हूं
अगर मैं इसको 2 गुना कर रहा हूं, ये 2 तो सूत्र का है, इसको थोड़ा ना मैं हटा सकता हूं, इसकी जगह मैंने 2 लिखा, तो 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 की 2 में 2 बार गुणा, तो ये हो जाएगा 4 गुनी। तो गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। हाँ भाई, आई भी हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। बोलो भाई, क्लियर है सभी को कि जी भैया मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ चुकी है। और अगर समझ में आ गई है तो फिर एक दूसरा क्वेश्चन बताइए कि यदि गतिज ऊर्जा को 3 गुना कर दिया जाए। मेरा आपसे सवाल है, क्वेश्चन इन शॉर्ट में यहां पे लिख देता हूं, लैंग्वेज बिल्कुल ऊपर जैसी ही है। वेग को 3 गुना कर दिया जाए, सॉरी, अगर वेग को 3 गुना 3 टाइम्स कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुनी हो जाएगी? ये मेरा सवाल आपसे है। टेस्ट में 54 सही होते हैं भैया जी। टेस्ट में कभी किसी के एकदम से 100 में से 80 नहीं आते हैं, पहले 20 आते हैं, फिर 30 आते हैं, फिर 50 आते हैं, फिर 70 आते हैं। उससे ऊपर बढ़ाने में बड़ी मुश्किल लगती है। 71, 72, 73, 74, 75, 76 ऐसे चलते हैं। तो आपको पहले कंसेप्ट अपने क्लियर करने रहेंगे। आपको कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक आप कर रहे हैं। मॉक टेस्ट एक ऐसी ही चीज़ है जो सिर्फ आपकी गलतियों को बता सकता है, बाकी कहीं भी आपको आपकी गलतियाँ नहीं पता लगती हैं। ठीक, चलिए। तो देखिए, बहुत सारे साथी इसको गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। अब काइनेटिक एनर्जी का वेग के साथ क्या संबंध है? वी स्क्वायर, सीधा मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। तो वी की वैल्यू कितनी रख रहे हो आप? वी की वैल्यू 3 रख रहे हो, 3 का स्क्वायर। बहुत सारे साथी 3 दूनी 6 कह देते हैं, नहीं, 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 की 3 में 2 बार गुणा, और 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? 9 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये है काइनेटिक एनर्जी के सवाल। अब इसका दूसरा जो टाइप बचा है वो है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। उसको साथ ही हम कल शुरू करेंगे, क्योंकि फिर से वही, मुझे जितना समय आज काइनेटिक एनर्जी समझाने में लगा है, एक ही शॉट में हम पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे, और वो तभी अच्छी समझ में आएगी। अगर आज ही थोड़ी बहुत हम आज पढ़ लें, थोड़ी बहुत कल पढ़ लें, तो फिर भी मुझे कल दोबारा से ही करानी पड़ेगी। बस एक रिक्वेस्ट है कि कार्य और गतिज ऊर्जा, वर्क और काइनेटिक एनर्जी को अच्छे से करके आइएगा, बढ़िया तरह से करके आइएगा, तभी आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आएगी। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।